अच्छा, गेस्टाल्ट रिवॉल्ट अब देख लेते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। वी हैव टेस्ट, अब वो बताएगा, इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताने लगा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, कैसे डेवलप हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ है। वी हैव टेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम इनिशियल आइडियाज ऑफ द वुंड एंड देयर एलेबोरेशन ऑफ बाय टिचनर थ्रू द फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड द अप्लाइड एरियाज ऑफ द साइकोलॉजी टू द बिहेवियरिज्म ऑफ द वाटसन एंड स्किनर एंड द कॉग्निटिव चैलेंज विद इन द मूवमेंट। अब वो कहता है कि हमने जो साइकोलॉजी की बुनियाद देखी ना, कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म से हमें चीजें पता चली हैं कि वहां से स्टार्ट हुआ, हमने मतलब इनको देखा है हिस्ट्री में। एट अप्रोक्सीमेटली द सेम टाइम द बिहेवियरल रेवोल्यूशन वाज गैदरिंग स्ट्रेंथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये देखें, वो हमने जो सादिया ने भी बात की थी काफी दिन पहले, कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट एक ही टाइम पे, मैंने भी बात की थी कि एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं, ये नहीं कि एक के बाद दूसरा आया। अब जब वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बिहेवियरिज्म मतलब कि फेमस हो रहा था ना, उसी वक्त द गेस्टाल्ट रेवोल्यूशन वाज टेकिंग होल्ड ऑफ जर्मन साइकोलॉजी, उसी वक्त जर्मनी के अंदर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अपना होल्ड बना रही थी। दिस वाज येट अनदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट वॉन्टियन साइकोलॉजी। अब ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये जो बिहेवियरिज्म है, उसने तो मतलब कि मुखालफत की थी ना उसकी, उसकी विलियम वुंट की, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। ठीक है, अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ने भी उसकी क्या की थी, मुखालफत की थी। ये एक और एहतजाज था उसके खिलाफ। फर्दर टेस्टिमनी टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द वुंट्स आइडियाज एंड एन इंस्पिरेशन फॉर न्यू व्यू पॉइंट्स एंड अ बेसिस फॉर लॉन्चिंग न्यू सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। अब ये दोनों जो बिहेवियरिज्म वाले और गेस्टाल्ट वाले उसके मुखालिफ थे स्ट्रक्चरलिज्म के, लेकिन वो कहता है कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस तो है ना, कि इसी की वजह से आगे बहुत से आइडियाज निकले हैं। अगर स्ट्रक्चरलिज्म ना आता तो फंक्शनलिज्म भी ना आता, बिहेवियरिज्म भी ना आता, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ना आती, साइकोएनालिसिस ना आता। ठीक है, अगर एक चीज आ गई है, जब एक चीज डेवलप हो जाती है ना, फिर उसमें से 100 कीड़े निकालते हैं लोग, और 100 कीड़े वो लॉजिकली निकाल रहे होते हैं कि यार अच्छा, ये अगर स्ट्रक्चरलिज्म में एलिमेंट्स की बात करता है तो फिर फंक्शन किधर जाएगा। अब वो उस अपनी दलील को मजबूत करने के लिए या उसको साबित करने के लिए लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं। जब वो लॉजिक ढूंढते हैं तो नई डिस्कवरी होती है, नई चीजें निकल के सामने आती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस तो है ना, कि उसकी वजह से देखें नए सिस्टम लॉन्च हो गए हैं, नए आइडियाज सामने आए हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन के तौर पर आप कह सकते हैं वो था। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज को हम फजूल नहीं कह सकते। अगर फर्ज करें किसी ने गलत भी वो क्या कह दावा कर दिया है, ठीक है, गलत दावा भी किया है, तो जब उसकी उसकी उस पर क्रिटिसिज्म होगा ना, उसके मुखालिफ लोग उठ के आएंगे, तो भी बहुत सी चीजें डिस्कवर होकर निकलेंगी बाहर। ठीक है, तो ये उसी तरह की बात है कि उसने मतलब बहुत सी नए जाविये खोल दिए थे स्ट्रक्चरलिज्म ने, हालांकि वो टोटली गलत नहीं था। स्ट्रक्चरलिज्म की एक अपनी वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। इन इट्स अटैक ऑन द साइकोलॉजी एस्टेब्लिशमेंट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फोकस प्राइमरली ऑन द एलिमेंटिस्टिक नेचर ऑफ द वुंड्स वर्क। मतलब इसने जो जब अटैक, मतलब इसने जो क्रिटिसिज्म किया है या इसने मुखालफत किया गेस्टाल्ट वालों ने, उसने उनके जो एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसकी बात की है। ठीक है, जो एलिमेंट्स वाली बात करता था कि ये एलिमेंट्स में डिवाइड करके देखो चीजों को, ये टोटली उसके उलट है। ये कहता है कि जोड़ के देखो, हमारा माइंड जो जोड़ के देखता है चीजों को, ये कहते हैं कि एलिमेंट्स में डिवाइड करो। ठीक है, तो ये इनका इख्तलाफ था। अगर ये भी पूछा जाए कि कैसे इख्तलाफ था, तो ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये जो गेस्टाल्ट वाले होल की बात करते हैं, स्ट्रक्चरिज्म वालों ने बात इस स्ट्रक्चर की थी कि भाई तोड़ दो इनको सारे एलिमेंट्स को। अच्छा, रिकॉल दैट सेंसरी एलिमेंट्स वर द फाउंडेशन ऑफ द वॉन्ट्स साइकोलॉजी, मतलब एलिमेंट्स उसकी जो थी बेस थी, फाउंडेशन थी। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मेड दिस द टारगेट ऑफ देयर ऑपोजिशन, और उन्होंने इसी चीज को टारगेट किया, उन्होंने इसी चीज की मुखालफत की। Wolfgang Kohler, a founder of Gestalt psychology, wrote, "We had been shocked by the thesis that all psychological facts consist of unrelated inert atoms." वो कहता कि हम इस चीज को देखे, मतलब इस चीज को जब हमें पता चला या थीसिस ये देखा या ये आइडिया पढ़ा, हम हैरान रह गए कि जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं ना, वो भी एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, यानी कि वो भी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एंड दैट ऑलमोस्ट द ओनली फैक्टर विच कंबाइन दिस एटम्स एंड दस इंट्रोड्यूस एक्शन आर एसोसिएशन। और ये जो तमाम एटम्स होते हैं या जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इनको एक चीज कंबाइन कर रही होती है, इनको जोड़ के एक पेश कर रही होती है, जिसको क्या बोला है, एसोसिएशंस,
यानी कि वो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको उनके दरमियान में एसोसिएशंस होती हैं, जब एसोसिएशंस होती हैं तो एक मीनिंगफुल चीज, एक पैटर्न निकल के सामने आता है। टू अंडरस्टैंड द गेस्टाल्ट प्रोटेस्ट, लेट अस रिकॉल व्हाट साइकोलॉजी वाज लाइक इन 1912। वाटसन बिहेवियरिज्म वाज बिगिनिंग इन इट्स अटैक ऑन वॉन्ट्स एंड टिचनर। उस वक्त बिहेवियरिज्म वाले स्टार्ट कर रहे थे और उस पर मतलब तनकीद कर रहे थे, एंड ऑन फंक्शनलिज्म पर भी उन्होंने की। एनिमल रिसर्च फ्रॉम थॉर्नडाइक एंड पेवलोस लेबोरेटरीज वर एक्सर्टिंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। उस वक्त उसका भी इम्पैक्ट अच्छा जा रहा था, हो रहा था। सिगमंड फ्रॉइड एंड साइकोएनालिसिस वाज ऑलरेडी अ डेकेड ओल्ड। उस वक्त साइकोएनालिसिस मतलब एक डेकेड 10 साल पुराना हो चुका था। अच्छा, यानी कि उसको 10 साल हो गए थे। ऑल्दो द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट वॉन्ट्स पोजीशन पैरेलल द राइज ऑफ बिहेवियरिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये उसके पैरेलल थी, ठीक है, बिहेवियरिज्म के। दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ एंड वन अनदर। बिहेवियरिज्म और जो गेस्टाल्ट वाले ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, यानी कि इनका बिहेवियरिज्म से कोई तल्लुक नहीं था, बिहेवियरिज्म वाला इनके से कोई तल्लुक नहीं था, ठीक है, यानी कि वो डिफरेंट एंगल्स में या डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम कर रहे थे। ऑल द बोथ स्कूल्स ऑफ थॉट स्टार्टेड बाय अपोजिंग द सेम आइडियाज। अब यहां पर वो कहते हैं कि अगरचे उन्होंने एक ही चीज की मुखालफत करना इकट्ठा शुरू की थी, यानी कि ये दोनों विलियम वुड से एग्री नहीं करते थे ना, स्ट्रक्चरलिज्म पर ये एग्री नहीं करते थे। वुड फोकस ऑन सेंसरी एलिमेंट्स, वुड ने सेंसरी एलिमेंट्स की बात की थी, दोनों ने बोला था कि भाई ये वाली चीज नहीं सही। इवेंचुअली दे वुड कम टू अपोज ईच अदर, बाद में वो एक दूसरे के खिलाफ भी हो गए, यानी कि गेस्टाल्ट वाले और बिहेवियरिज्म वाले। द डिफरेंस बिटवीन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिज्म वर सून एविडेंट, मतलब इनमें मुखालफत सामने आई। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ कॉन्शियसनेस। जो गेस्टाल्ट वाले हैं उन्होंने क्या किया, कॉन्शियसनेस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो कहते हैं ठीक है, हम इस कॉन्शियसनेस को तो मानते हैं, ठीक है, इस हद तक तो हम कह देते हैं कि ठीक है, कॉन्शियसनेस की इंपॉर्टेंस है। व्हाइल क्रिटिसाइजिंग द अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट टू एटम्स आर एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स वाली जो बात है इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, बाकी कॉन्शियसनेस को मान लिया था। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या करते थे, इन्होंने कॉन्शियसनेस को ही रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द यूजफुलनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि ये कॉन्शियसनेस हमारे लिए यूजफुल हो सकता है साइंटिफिकली, अगर हम इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्होंने बोला नहीं हो सकता भाई, इसकी साइंटिफिकली कोई मतलब कि इसका यूज ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट या जिसको हम मैयर ना कर सके उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बिहेवियरिज्म गेस्टाल्ट वाले मान गए थे कॉन्शियस को। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी रेफर टू वॉन्ट्स अप्रोच, ये क्या कहते थे वॉन्ट की अप्रोच को, अ ब्रिक एंड मॉर्टर साइकोलॉजी। अब ये वाली बात समझिएगा, इन्होंने इसको बोला कि ब्रिक एंड मॉर्टर साइकोलॉजी इंप्लाई दैट द एलिमेंट्स वर हेल्ड टुगेदर बाय द मॉर्टर ऑफ द एसोसिएशन प्रोसेस। मतलब कि एक जब घर बनाते हैं ना तो उसमें क्या लगता है, ईंट लगती है और सीमेंट लगता है, तो मिल के क्या बनता है कि इमारत बनती है। इन्होंने बोला था, मतलब कि इन्होंने इस हिसाब से एग्जांपल से समझा है, ठीक है। नीचे इसको मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है। द टर्म ब्रिक एंड मॉर्टर साइकोलॉजी वाज यूज्ड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब विलियम वुंड्स अप्रोच टू साइकोलॉजी which they believe focus too much on breaking down conscious experience into its individual elements। ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने बात की थी कि उसको एलिमेंट्स में डिवाइड करो, ठीक है, यानी कि वो कहता है कि सीमेंट को लैदा कर दो और ईंट को लैदा कर दो, ठीक है। अब उसके बाद एन एनालाइजिंग दैम सेपरेटली, इन दोनों को लैदा देखो, वो कहता है ईंट को लैदा देखो, सीमेंट को लैदा देखो। अब एक इमारत बनी हुई है, स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं एक इमारत बनी है, स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं ईंट को लैदा करके देखो और सीमेंट को लैदा करके देखो, ठीक है। रादर देन लुकिंग एट हाउ दोज एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, बजाय इसके कि वो ये देखें कि वो ईंट और सीमेंट ने मिलके क्या बनाया है। उसने रूम बनाया है, उसने दीवार बनाई है, उसने कोई डिजाइन बनाया है, क्या बनाया, वो कहता है ये देखने के बजाय वो कह रहा है जी ईंट को लैदा करके देखो, सीमेंट को लैदा करके देखो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी उसने। Thus the bricks in this metaphor refers to the individual elements of consciousness। अब अगर इसको consciousness की फॉर्म में देखें, वो कहता है कि ब्रिक का मतलब है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमारे कॉन्शियसनेस के। दैट वुंट एंड हिज फॉलोअर्स बिलीव्ड। अब अगर यहाँ पर अगर हम अपने तौर पर इसको देखना चाहें ना, इस पर डिस्कशन करना चाहें, तो स्ट्रक्चरलिज्म को जो इसने ईंट वाली और सीमेंट वाली बात की है, तो एक लॉजिक नहीं बन रही कि सीमेंट और ईंट को, हम एक बिल्डिंग बनी हुई है, हम सीमेंट और ईंट को लैदा लैदा करके देखें उसके, तो कहता है उसका मीनिंग कोई नहीं निकलेगा, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आप अगर उनको मिला दें और ये देखें कि सीमेंट और ईंट ने मिलकर बनाया क्या है, तो कहता वो ज्यादा बेनिफिशियल। लॉजिकली भी देखो ना, अपील कर रही है वाली चीज कि ईंट और गारा जब मिलके बनेगा, एक इमारत बनेगी, तो एक नई चीज निकल के आपके पास सामने, एक मीनिंगफुल चीज, पैटर्न और मीनिंग निकल के आएगा।
अच्छा, दैट वोंट इज ऑलवेज बिलीव वर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस, जो इसने बोला था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे मेंटल जो एलिमेंट होते हैं, बिटवीन दोज एलिमेंट्स। अब वो जो मोर्टर जिसको हमने सीमेंट बोला है, वो कहते हैं कि वो एसोसिएशंस हैं जो उन एलिमेंट्स को जोड़ रही हैं। ठीक है, जो जैसे हमने इमारत की बात की है, वो देखो ना, जो सीमेंट है वो ईंटों को जोड़ेगा तो ही एक इमारत बनती है ना, एक मीनिंगफुल चीज निकल के सामने आती है। दैट दे बिलीव हेल्ड देम टुगेदर, जो उनको इकट्ठा जोड़ के रखती है। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट रिजेक्टेड दिस अप्रोच, आर्ग्यूइंग दैट इट इग्नोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक परसेप्शन। अब उन्होंने क्या बोल रहा था, गेस्टाल्ट वालों ने उसकी जो है इस परसेप्शन को मतलब कि रद्द कर दिया था, कि वो जो एलिमेंट्स में डिवाइड करने वाली बात, वो कहते हैं कि इन्होंने इसको होलिस्टिक अप्रोच को नहीं कंसीडर किया, इग्नोर कर दिया, कि एज अ होल इसको अगर हम देखें तो कि इमारत बन के सामने आई है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाई इट, उन्होंने फिर प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइज किया। और मतलब सॉरी, मतलब कि एक तो उसने क्या कि इग्नोर कर दिया, और दूसरा वो प्रिंसिपल्स के जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को भी इग्नोर कर दिया और होलिस्टिक होलिज्म को भी इग्नोर कर दिया। गेस्टाल्ट वाले ये कह रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म वालों को। अच्छा, दे आर्ग्यू दैट व्हेन वी लुक आउट अ विंडो, अब एक और एग्जांपल दे रहा है कि व्हेन वी रियली सी ट्रीज, जब वो कहता है हम विंडो से बाहर देखते हैं तो हम देखते हैं ट्रीज को। ठीक है, उसके साथ हम देखते हैं स्काई को। ठीक है, यानी कि जब आप विंडो से बाहर या घर से बाहर निकल के देखते हैं तो आप ट्री को देख रहे होते हैं कि वो सामने दरख्त लगा है, या फिर आसमान की तरफ देखते हैं। ठीक है, मतलब परसीव करते हैं आसमान और दरख्त को। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है आगे देखते हैं। नॉट इंडिविजुअली सेंसरी एलिमेंट्स सच एज ब्राइटनेस एंड ह्यू दैट मे बी समहाउ कनेक्टेड टू कंस्टिट्यूट आवर परसेप्शन ऑफ ट्रीज एंड स्काई। अब वो कहते हैं कि आप ब्राइटनेस को नहीं देखते, यानी कि ब्राइटनेस क्या है, रोशनी है या नहीं है, अब वो कहता है आप इसको नहीं देखते। जब आप ऊपर देखेंगे तो आप आपके जहन में आएगा यार ये आसमान है, ये स्काई है, और जो दरख्त है या रंगत है या वो चीज कोई एलिमेंट है, उसको नहीं आप देखते। ठीक है, आप उसको टोटली परसीव कर रहे होते हो ट्री। अब अगर आप दरख्त की तरफ देखें, मैं आपसे पूछूं ये सामने क्या है, तो आप ये नहीं कहते कि ये पत्ते हैं, ये इसका तना है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी शाखें हैं, आप कहते हैं ये दरख्त लगा हुआ है। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि वो हरे रंग का, वो उसके ऊपर हरा रंग है, ये नहीं कहते। वो समझाने की बात कर रहा है कि आप उसको एज अ होल देख रहे हो। ठीक है, एज अ होल एक मीनिंग दे रहे हो कि वो सामने दरख्त लगा हुआ है। फर्दर द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मेंटेन्ड दैट व्हेन सेंसरी एलिमेंट्स आर कंबाइंड, जब वो इकट्ठे होते हैं, द एलिमेंट्स फॉर्म अ न्यू पैटर्न और कन्फिग्रेशन, वो नए पैटर्न और कन्फिग्रेशन बनाते हैं। इफ यू असेंबल अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल म्यूजिकल नोट्स, अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो कहता है कि इफ यू असेंबल अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल म्यूजिकल नोट्स, अगर आप डिफरेंट म्यूजिक को या डिफरेंट टोन्स को इकट्ठा करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अ मेलोडी आर ट्यून फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन, अब जब उनको इकट्ठा करेंगे तो एक नया साउंड निकल के सामने आता है आपके पास, समथिंग न्यू दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्री नोट्स। और वो वाला साउंड जो निकल के आता है डिफरेंट, अब जब हम साउंड को इकट्ठा करके मिला के बोलते हैं या निकालते हैं या बजाते हैं, तो एक नया साउंड निकल के सामने आता है। और वो जो नया साउंड होता है ना, वो कहते हैं इंडिविजुअली जो हमने वो तमाम टोन्स को इकट्ठा किया, इंडिविजुअल कोई भी टोन वैसा साउंड नहीं आपको दे रही होगी। ठीक है, मतलब कहने का कि जब आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो सबका अलग अलग मीनिंग, सबका अलग अलग आपको काम नजर आएगा, लेकिन जब आप उन सबको मिला देते हो तो एक नई चीज निकल के सामने आती है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है। द पॉपुलर वे टू स्टेट दिस नोशन इज दैट द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अब ये वाली लाइन बोली जाती है इसके बारे में, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में, द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अच्छा, इसको डिफरेंट भी बोला जाता है और ग्रेट भी बोला जाता है और मोर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको जिस तरह से बोला जाए उस हिसाब से आपने देखना है कि डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जब हम पार्ट्स में देखते हैं तो वो डिफरेंट निकलता है, या जब हम पार्ट्स में देखते हैं तो डिफरेंट निकलता है, जब उसको इकट्ठा करते हैं तो वो डिफरेंट निकलता है। अगर ग्रेटर की बात की जाए तो वो कहते हैं कि जब पार्ट्स में देखेंगे तो वो आपको और तरह से वर्क कर रहा होगा या और तरह से इनपुट दे रहा होगा, आउटपुट दे रहा होगा, लेकिन जब आप उसको इकट्ठा कर देंगे तो वो एक नई इनपुट या उनसे ज्यादा अच्छी इनपुट दे रहा होता है पार्ट्स की बजाय। ठीक है, तो डिफरेंट चीजों, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको बताया जाता है। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं आपको ये वाला बताता हूँ कि द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, इसका मतलब क्या है। जल्दी से, हमारे पास 15 मिनट है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, द होल इज सर ग्रेटर देन, ये एक्सक्यूज मी सर,
ये होलिस्टिक जी, परसेप्शन के बारे में जरा बताइएगा। एज अ होल देखना किसी चीज को, जैसे मैंने दरख्त वाली ओके मिसाल दी है। जैसे मैंने मतलब ठीक। जब हम दरख्त को देखते हैं तो हम उसको टोटली देख रहे होते हैं ना। दरख्त हम उसको ये तो नहीं कहते कि उसकी शाखें अलहदा देख रहे हैं, तना अलहदा देख रहे हैं, पत्ते अलहदा देख रहे हैं, पत्तों का रंग अलहदा देख रहे हैं। तो होल का मतलब हम उसको एज अ होल एक एक टोटल आउटकम के तौर पर देख रहे होते हैं, एज अ ट्री।